मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे दो घटनाएं थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनके साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों का प्रभाव कम करने और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। मुख्य सुधार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य धाराएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद और 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित 27 सदस्यों में 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए, 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थी और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए अंतर्गत आती थी। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थायी स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को निर्वाचन करते थे। इन अधिनियमों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी इन दो की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव कर रखने, उनको कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया। सुधार की समीक्षा। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था, न ही इसमें वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार तथा विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मिल्टन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा कि यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यंभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथी मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के तूफान को रोकना चाहती थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इन व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों में से छानने की प्रक्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों को चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्य का चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। चुनाव सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली तो दी गई परंतु उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन तथा उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी।
भारतीय नेताओं ने मंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना दिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेता ही अवसर का लाभ वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में प्रयोग किया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद को सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रही। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाममात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व तो अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल एवं तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गई तथा भारतीयों की और सरकार के संबंध और बदतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें मिला कुछ। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा कि मार्लियामेंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मोंटफोर्ड रिपोर्ट। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीति प्रश्न का न तो कोई हल हो सकता था, न ही इससे वह हो सका। के.एम. मुंशी। मार्लियामेंटो सुधारों ने बढ़ते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। लॉर्ड मार्ले ने बोला कि 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसके परिणाम भीषण होंगे। लॉर्ड मार्ले ने बोला, ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू। उनके चारों ओर राजनीतिक घेराबंदी कर दी गई है, उन्हें शेष भारत की पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में यह घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ ही इसने पूरी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना प्रारंभ किया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को भी नष्ट कर देता है। भारतीय राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान एक ओर तथा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की दूसरी ओर थे। यह काल मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता का काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न 3 चरणों में विभक्त था। उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन दिया। उग्रवादियों, जिसमें तिलक भी सम्मिलित थे, ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। जबकि क्रांतिकारियों को मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है और इसे उस अवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपने उपनिवेशों एवं हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों, विदेशों में रह रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी तथा यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। इनके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थानों जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्रांतिकारी आतंकवादी कार्यवाहियाँ संपन्न की गई। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारी आतंकवादियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई तथा ब्रिटेन के शत्रुओं जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन। गदर दल द्वारा चलाया गया, जिसका गठन 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लागरा हरदयाल द्वारा किया गया था। रामचंद्र बरकतुल्ला तथा अन्य कुछ कर्मचारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय तथा अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं खोली गई। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसने 1857 में ब्रिटेन की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। गदर दल के कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा तथा अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। अमेरिका और कनाडा के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी तट में भी उनमें संख्या काफ़ी अधिक थी। गदर दल की स्थापना के पूर्व ही यहाँ ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी थी। इसमें रामदासपुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास और सोहन सिंह मखना की मुख्य भूमिका थी।
1911 में हरदयाल के पहुंचने पर इसमें और तेजी आ गई। इन पर सभी के प्रयत्नों से 1913 में गदर दल की स्थापना की गई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी आतंकवाद की सहायता से भारत को विदेशी दास्तान से मुक्त कराना था। विदेशों से ब्रिटेन विरोधी आतंकवाद गतिविधियों संचालन में गदर दल की भूमिका मुख्य थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारियों साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना और उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाएं जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना तथा एक एक करके सभी विदेशी उपनिवेशों में विद्रोह प्रारंभ करना था। गदर दल की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र, भगवान सिंह, करताल सिंह सराभा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद भी गदर दल के प्रमुख सदस्यों में से थे। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर दल की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधि प्रारंभ हुई, दो अन्य घटनाओं में ने इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ये घटनाएं थी कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। कामागाटा मारू प्रकरण इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस कांड ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पंजाब के क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह ने जापानी जलपोत कामागाटा मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। इससे उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र सुखमय जीवन व्यतीत करें, बाद में भारतीय स्वतंत्र संग्राम में भाग लें। किंतु कनाडा सरकार ने यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन यह जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। इस जहाज के यात्रियों को विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरदित्ता सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वे बच निकले। शेष यात्रियों को जबदन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस एवं यात्रियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 लोग मारे गए। शेष यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुँचा दिया गया। बाद में इनमें से अधिकांश अनेक स्थानों पर डाके डाले। कामागाटा मारू प्रकरण घटना और प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर दल के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारी आतंकवादियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करने हेतु अनेक स्थानों पर राजनीतिक डकैतियां डाली। जनवरी-फरवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनीतिक डकैतियों के महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। इन डकैतियों का वास्तविक मंशा कुछ भिन्न नजर आई। 5 में से 3 घटनाओं में छापेमारों ने अपना प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया तथा उनके ऋण संबंधी कागजातों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इन घटनाओं ने पंजाब में स्थिति अत्यंत विस्फोटक तनावपूर्ण बना दी। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत जाने के लिए इकट्ठे हुए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। कई भारतीय सैनिकों के रेजिमेंटों को विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों को इस विद्रोह की जानकारी मिल गई तथा सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत तुरंत कार्रवाई की। संदिग्ध सैनिक रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया, विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा देश से निर्वासित कर दिया गया। विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गए। यहाँ से अंबानी मुखर्जी के साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियों में चलाते रहे और कई बार उन्होंने भारत में हथियार भेजने का प्रयास किया तथा सचिन सान्याल को देश से निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए ठीक उसी प्रकार से दमन का सहारा लिया जैसे उसने 1857 के विद्रोह के समय लिया था। सरकार पहले ही क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों को विद्रोह के सरकार पहले ही क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए अनेक कानून बना चुकी थी। भिन्न भिन्न अधिनियमों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया, किंतु इस अधिनियम का सबसे मुख्य उद्देश्य गदर आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की। विशेष रूप से गठित अदालतों में सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई।
विद्रोही सैनिकों को सैन्य न्यायालयों द्वारा कड़ी सजाएं दी गई। पंजाब, जो कि गदर आंदोलन का मुख्य गढ़ समझा जाता था, यहाँ अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र में बंगाली उग्रवादियों की भी कड़ी सजाएं दी। गदर आंदोलन का मूल्यांकन। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण और समयानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से सभी आवश्यकताएं पूरी न हो सकी। गदर दल के नेताओं को आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतनी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतः क्रुद्ध एवं असंतुष्ट प्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो श्वेत वर्गीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे, किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ बढ़ाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे भारतीय समुदाय को उचित समय पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं कर लगा सके और इस मिथ्या अवधारणा को पाली भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है, केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों ने निरंतरता प्रदान करने वाले तथा विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करने वाले नेतृत्व का अभाव रहा। यद्यपि उन्होंने भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवादी शिक्षा तो दी, किंतु उसका समयानुकूल प्रयोग नहीं सिखा सके। लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अन्य अच्छे सम्मिश्रक और प्रचारक थे, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व और सांगठनिक सामर्थ्य का अभाव था। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा और यह नेतृत्व विहीन हो गया और उसका संगठन भी बिखर गया। यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों में की प्राप्ति में असफल रहा, किंतु उसकी महत्ता इस बात में है कि इसने क्रांतिकारी गतिविधियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी। इस दल के समर्थकों में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे तथा सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश सरकार साम्राज्य से लोहा लिया। हालांकि उचित आकलन, दूरगामी रणनीति, सुदृढ़ संगठन, कुशल नेतृत्व के अभाव में कारण यह विफल हो गया और कई स्थानों पर इसने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला दी। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेशी मंत्रालय के संगठन के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना तथा प्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना, हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों ने विश्व के विभिन्न भागों यथा बगदाद, ईरान, तुर्की, काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सेनाओं एवं भारतीय युद्ध बंदियों के मध्य कार्य करने के लिए भेजा। इनका कार्य भारतीय सैनिकों विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत करना था। इस प्रकार एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह बरकतुल्ला ओबेदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहां उसने युवराज अमानुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारतीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। सिंगापुर में विद्रोह। इस दौर में विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान को के विद्रोह में नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। घटना से संबद्ध 37 नेताओं को फांसी और 41 को आजीवन कारावास की कठोर दंड दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं। इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र मुख्यतः पंजाब, बंगाल रहे। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रासबिहारी बोस, सचिन सान्याल की भूमिका मुख्य रही। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर दल के नेताओं के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। अगस्त 1914 में बंगाल में क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रोड्डा फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया और 50 माउजर पिस्तौलें और लगभग 46,000 राउंड गोलियां लेकर भाग निकले। बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी थे, जिनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी कार्य किए। इनमें रेलवे पटरियों को उखाड़ना, फोर्ट विलियम किले का घेराव, जन्म हथियारों को वितरित करना इसमें सम्मिलित थे, किंतु कमजोर संगठन और संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास विफल हो गए। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाधा पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीदों की तरह मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इस क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया गया। साथ ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लागू करने के अनुरंजक वातावरण बन गया। इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय
राजनीति में गांधी जी एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का सिद्धांत रखा। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन आ गया।